So in the last class, we discussed the arithmetic progression and the geometric progression, and हमने स्टार्ट किया 2 से, उसके अंदर मल्टीप्लाई किया 3, ठीक है जी। तो वो 6 हो गया, फिर दोबारा 3 मल्टीप्लाई किया 18 हो गया, फिर दोबारा 3 मल्टीप्लाई किया 54 हो गया। तो एक ही नंबर मैं बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जनाब ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जनाब हम स्टार्ट करते हैं ए से। ए फिक्स रहता है और हर बार आर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पहले आर मल्टीप्लाई हुआ, फिर दोबारा आर मल्टीप्लाई हुआ, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो करते करते ये पहुंच जाएंगे हम आर की पावर n-1 पे, क्योंकि फर्स्ट टर्म में आर पावर 0 थी, सेकंड टर्म में आर पावर 1 थी, थर्ड टर्म में आर पावर 2 थी, तो nth टर्म में आर पावर हो जाएगी n-1। तो जनाब tn का फॉर्मूला, जो कि लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला है, वो हो जाता है ए आर की पावर n-1। ठीक है जी। कॉमन रेशो होता है जनाब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, या फिर ये कहो कि थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो रेशो मिलता है उसको हम कॉमन रेशो कहते हैं। ठीक है। अगर टर्म P और टर्म Q को डिवाइड किया जाए तो इससे मिलता है जनाब R की पावर P-Q। जैसे अगर हम टर्म 5 को टर्म 2 से डिवाइड करें तो R³ मिलेगा। ठीक है। अगर हम टर्म 10 को टर्म 6 से डिवाइड करें तो R पावर 4 मिलेगा। तो ये समझाता है कि टर्म P डिवाइड बाय टर्म Q करोगे तो R पावर P-Q हो जाएगी। ये बात क्लियर है सबको? इज एवरीबॉडी क्लियर? सबको ये बातें क्लियर हैं यहाँ तक, बेसिक्स? टर्म की जगह नंबर होगा ना, सो वो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा जी, ऑब्वियस सी बात है। एन कंसिडर ही नहीं करेंगे। एन कौन सा बेटा? मैं समझा नहीं आपकी बात दुआ रूमी। आप गालिबन यहाँ की बात कर रही हैं। हाँ हाँ हाँ। तो टर्म 5 अगर टर्म 2 से डिवाइड करोगे तो आर पावर 3 बचेगा। तो उसकी जगह तो हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसको इक्वेट करेंगे हम आर स्क्वायर R³ से। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें कभी लिखना डिवाइड करना पड़ जाए टर्म 5 को टर्म 2 से, ये बराबर आएगा R³ के। जैसे फॉर सपोज मैंने आपसे कहा कि टर्म 5 जो है वो 32 है और टर्म 2 जो है वो 4 है, तो ये बराबर होगा R³ के। तो R बराबर आएगा 2 के। R निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बात समझ में आ गई? सो
Now we have two types of GPs, that one is decreasing GP and one is increasing GP. So decreasing GP is also known as convergent GP, and increasing GP is also known as divergent GP. In a decreasing GP, we have the ratio less than 1, and in an increasing GP, we have the ratio greater than 1. Okay. So we have two different formula for the sum to n terms. One is for decreasing GP, and in decreasing GP, we have two formulas. So it is a into 1 minus r power n upon 1 minus r. सो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपने ए एस में पढ़ा है, जबकि ये वाला फॉर्मूला आपने ए एस में नहीं पढ़ा है। ये हो गया ए माइनस आर एल अपॉन 1 माइनस आर, सिंप्लीफिकेशन करके वैल्यूज पुट की गई हैं। तो इंक्रीजिंग के लिए फॉर्मूला है जनाब ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और ये फॉर्मूला है जनाब आर एल माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। तो यहाँ पर भी आपने ये वाला जो फॉर्मूला है ये ए एस में पढ़ा है, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपने ए एस में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन में आपको फॉर्मूले जो है ना बेटा याद होने चाहिए। अच्छा जी, अब हमारे पास जनाब सवाल है, सवालों की भरमार है। 1 2 4 एक सीक्वेंस है और 9 टर्म मांग रहे हैं। देखें किस तरीके से निकाली गई। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पर निकाली है 9 टर्म। टी एन का फॉर्मूला है जनाब ए आर की पावर एन माइनस वन। इसमें एन की जगह पर जो है वो 9 आ जाएगा, ए की जगह पर 1 आ जाएगा और आर की जगह पर 2 आ जाएगा, एन की जगह पर 9 आ जाएगा। जनाब बड़े आराम से हमने सॉल्व किया और टी एन 9 की वैल्यू आ गई हमारे पास 256। कोई मसला इस सवाल में? उसके बाद जनाब हमारे पास सीक्वेंस दी गई है 2/9, 2/3, 2 डॉट 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 162 तक। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 162। वो पूछ रहे हैं कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखें विच टर्म का मतलब होता है कि आपसे क्या मांग रहे हैं, आपसे मांगा जा रहा है n। जब भी विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस की बात की जाए तो इसका मतलब आपसे पोजीशन मांग रहे हैं। तो देखें आपने क्या किया, आपने फॉर्मूला यूज़ किया जनाब टी एन का। टी एन का फॉर्मूला है ए आर पावर एन माइनस वन। जनाब इसके अंदर हमने टी एन की वैल्यू पुट कर दी 162, ए की वैल्यू पुट कर दी 2/9, आर की वैल्यू पुट कर दी 3। अब हमारे पास जो n है ना वो हमें अननोन है, तो n क्योंकि अननोन है तो हमने उसको n ही छोड़ दिया। उसके बाद 729 था यहाँ पर, सिंप्लीफाई करके इसको हमने बेस को सेम किया। देखो ये 3 है तो लेफ्ट साइड पे भी 3 होना चाहिए, तो 729 को हमने ब्रेक कर लिया 3 की पावर 6 में। तो बेसिस सेम करके हमने फिर पावर्स को इक्वेट कर लिया और यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाल ली जो कि आ गई 7। बात समझ में आ गई? जनाब इस सवाल को देखिए, इस सवाल में आपको टर्म 4 दी गई है, टर्म 8 दी गई है और टर्म 11 निकालनी है। देखो 3 टर्म्स हैं हमारे पास, तो 3 टर्म्स को ही इस्तेमाल करके हमें सारा गेम करना है। तो जनाब हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डिवाइड किया। इसको डिवाइड किया टर्म 8 और टर्म 4 को,
और उसको बराबर रख दिया हमने आर पावर 4 के। ठीक है जी, हमने इसको आर पावर 4 के बराबर रखा। क्यों? क्योंकि इनकी पावर, क्योंकि टर्म 8 और टर्म 4 का जो डिफरेंस है वो 4 है, तो इसलिए आर पावर 4। वैल्यूज पुट करी। वैल्यूज पुट करने के बाद आप देखें कि यहाँ पर जो आर की पावर है वो है इवन। याद रखो, जब भी आर की पावर इवन होती है ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस ज़रूर आता है। ठीक है, तो जनाब हमने आर निकाल लिया। आर निकालने के बाद अब हमने टर्म 11 और टर्म 8 को डिवाइड करना है। तो हमने इसको इक्वेट किया आर क्यूब से, और फिर इसकी मदद से हमने यहाँ पर टर्म 11 निकाल लिया। तो टर्म 8 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, सॉरी डिवाइड हो रहा था लेफ्ट साइड पर, वो राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 162। बात समझ में आ गई? इसकी जो अगली एग्जांपल है बहुत ही आसान एग्जांपल थी कि आपको जो है वो सिंपल सम टू 8 टर्म्स निकालना है। तो जनाब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा लिया एस एन का। एस एन का फॉर्मूला है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। क्लियर है जनाब? सबको क्लियर है जनाब? जनाब अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा क्या कहा जा रहा है? जनाब इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि टर्म 5 बराबर है 9 टाइम्स द थर्ड टर्म के, और हमें बताया गया कि सेकंड टर्म जो है वो 2 के बराबर है। तो हमें आर भी निकालना है, हमें ए भी निकालना है, और हमें जीपी भी निकालनी है। तो जनाब जीपी की जनरल फॉर्म आप याद रखें, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो इसका मतलब अगर आपको जीपी निकालनी है तो जीपी की जो सीक्वेंस है उसके लिए आपको ए चाहिए और आर चाहिए। ठीक है जनाब, आपको ए चाहिए और आर चाहिए। तो अब ए और आर दो वेरिएबल्स हैं, तो उसके लिए दो इक्वेशन बनेंगी। तो आप यहाँ पर देखिए, टर्म 5 को मैंने पुट किया ए आर पावर 4, और टर्म 3 को मैंने पुट किया ए आर स्क्वायर। कैंसिलेशन करके यहाँ से मैंने आर निकाल लिया। जो भी मैंने आर निकाला है वो जनाब यहाँ पर आर की जगह पर पुट कर दिया, और टर्म 2 की वैल्यू पुट की मैंने ए आर, और फिर यहाँ से मैं पहुँचा ए की वैल्यू पे, जो कि बराबर आई +-2/3 के। तो ए आ चुका है, आर आ चुका है। तो जनाब ए और आर की दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए आपके पास जी भी दो आएंगी, एक उस ए आर के लिए और एक इस ए आर के लिए। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा, आर कैन नेवर बी 0। if r is equals to 1, then it is considered as an AP,
विद डी इज इक्वल टू 0। आर कैन नेवर भी 0 होता है भाई, और अगर आर जो है 1 के बराबर हो जाए तो इसको हम जीपी कंसिडर नहीं करते बल्कि एपी कंसिडर करते हैं, जिसका डी जो है वो 0 के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब हमारे पास सवाल है कि सम ऑफ 3 टर्म्स और सम ऑफ 6 टर्म्स का जो रेशियो है वो गिवन है 3:5, और आपने निकालनी है आर की वैल्यू। तो जनाब एस एन का फॉर्मूला यूज करना है मैंने। तो एस एन का फॉर्मूला आपको दोबारा बताता चलूँ मैं। एस एन का जो फॉर्मूला है मेरे पास, वो क्या फॉर्मूला है? वो है जनाब ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। जस्ट आपने क्या करना है, n की जगह पर पहले 3 पुट करना है। तो फॉर्मूले में पहले आपने n की जगह पर 3 पुट करना है, और फिर आपने n की जगह पर 6 पुट करना है, और उसके बाद आपका ये r-1 कैंसिल आपस में, ये a भी कैंसिल आपस में। उसके बाद जनाब हमने कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद r⁻⁶ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों में आप लगा सकते हैं जब आपको रेशो नहीं पता। जब आपको रेशो नहीं पता तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, आंसर आ जाता है। तो r⁻⁶-1 का अपने फॉर्मूले से खोल दिया a+b a-b, तो बड़े आराम से यहाँ से आप r निकाल लेंगे। इस स्टेप के बाद r निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, अब जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं, सबको क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है जनाब यहाँ तक? अच्छा जी, अब यहाँ पर इस सवाल में क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स जो है ना वो 8 है, और सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है ना वो 512 है, और आपको आर निकालना है। तो पहली बात, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, जिसमें ये है जनाब फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, और ये है जनाब नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम। ऊपर से हमने कॉमन निकाला ए, नीचे से कॉमन निकाला AR3। ए और ए कैंसिल हो गए, और ये पूरा ब्रैकेट ऊपर का और नीचे का सेम आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो सिर्फ बच जाएगा आपके पास R3। तो R3 बराबर रखेंगे 1/64 के, और बड़े आराम से यहाँ से R की वैल्यू निकल आएगी। बात समझ आ गई? क्लियर है जनाब सबको?
सबको क्लियर है जनाब? सबको क्लियर है जनाब? अच्छा जनाब, इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है? इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज में तीन बातों का ध्यान रखें। पहली बात कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इनफाइनाइट होंगे, रेशो 1 से छोटा होगा तो लास्ट टर्म ऑटोमेटिक तकरीबन 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जनाब इनफाइनाइट का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, और डिक्रीजिंग का मतलब है कि जो रेशो है वो 1 से छोटा है। तो आप देख सकते हो कि सम टू इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला बनता है a अपॉन 1 माइनस आर, जो कि आपने एएस में पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्लियर हो तो बताइए, मैं आगे बढ़ूं ताकि। लास्ट टर्म 0 कैसे? 0 नहीं होगी, तकरीबन 0 होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक सीक्वेंस है जी अप्रोचिंग 0 है, और सपोज जो ए है वो 2 है, ठीक है, और जो आर है वो 1/10 है। मुझे बताओ इसका टी 100 क्या आएगा? क्या आएगा? 2/100⁻99। तब 2/100⁻99 जो है वो तकरीबन क्या है? 0 है ना? बात समझ में आ गई? सॉरी, 100⁻99 नहीं, 10⁻99। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि एक पिंग पोंग बॉल जो है वो आप अपने हाथ से छोड़ते हैं, तो वो टिप्पा खा के जो है ना, होता क्या है कि हाइट जो गेन करती है, नेक्स्ट टाइम जो हाइट गेन करेगी वो कम गेन करेगी। लेकिन एयर फ्रैक्शन भी है जिसकी वजह से वो हाइट को लूज कर रही है। यही आप पिंग पोंग बॉल आसमान पे, सॉरी, खला में छोड़ दें, स्पेस में छोड़ दें, तो वो मुंह टिप्पा ही नहीं खाएगी।
खैर, तो जनाब होगा क्या कि जब आप पिंग पोंग बॉल छोड़ते हैं तो वो हर टिप्पे के बाद जो है वो अपनी हाइट लूज करती है, और हाइट कम करते 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 एक वक्त आता है कि वो रेस्ट पे आ जाती है। तो ये जो हाइट गेन कर रही है ना हर बार, ये भी एक अदद जीपी है। समझ रहे हैं आप बात को कि ये जीपी क्यों है? ये जीपी इसलिए है क्योंकि उसकी हाइट जो है वो ग्रेजुअली कम हो रही है। ठीक है जी, समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब हमारे पास ये तीन टर्म्स जो हैं ये फॉर्म कर रही हैं जीपी। तो आपको याद होगा कि जीपी में सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म बराबर होता है थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के, और उससे हम यहाँ पर फॉर्मूले पे पहुंचे कि जी जो ज्योमेट्रिक मीन है वो बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट ए बी के। जिस तरीके से अरिथमेटिक मीन और जिस तरीके से हार्मोनिक मीन पढ़ाया गया था, बिल्कुल वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। और ये मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर सॉल्व की हुई है कि व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 12। तो आप देखें कि अगर ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू प्लस माइनस 6 है, तो यू कैन से कि 3, 6 और 12 जीपी होंगे। 3, 6, 12 जीपी होंगे, और 3 - 6 12 भी जीपी होंगे। तो कोई मसला है इसमें? आपके पास दो जीपी आई, एक 3, 6, 12 और एक आया 3 - 6 12, जिसके अंदर हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 6 भी आया और -6 भी आया। बात समझ में आ गई? क्लियर है जनाब सबको? शुड आई मूव ऑन? सर जी, क्या है? ज्योमेट्रिक मीन बेटा, ज्योमेट्रिक मीन। G is the geometric mean, the middle value between any two numbers. तो अगर आपको दो नंबर्स दिए गए थे 3 और 12, 3 and 12 आर नॉट इन जीपी। दो नंबर्स ना एपी में होते हैं ना जीपी में होते हैं, एटलीस्ट तीन नंबर्स होते हैं। तो हमने कहा भाई 3 और 12 जो हैं वो दो नंबर्स हैं, मैं कह रहा हूँ बीच में ऐसा क्या इंसर्ट करूँ कि वो जीपी बन जाए। तो वो नंबर है या तो 6 या तो है -6। तो 6 को इंसर्ट करने से भी ये जीपी बन रही है, और -6 को इंसर्ट करने से भी जीपी बन रही है। सो इसका मतलब जो जियोमेट्रिक मीन है वो 6 भी होगा और -6 भी होगा। और कैपिटल जी निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट ए बी, बाहर प्लस माइनस। बात समझ में आ गई? दुआ रूमी, बात समझ में आ गई? अच्छा जी,
नाउ वी हैव, देखें जिस तरीके से हमने एपी में काम किया था कि भाई ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और बी जो है वो Tn+2। सर 1 मिनट का ब्रेक देते हैं, पानी पीकर आ रहा हूँ। हाँ आ जाओ भाई, आप पानी पी के। तो हमारे पास जो ए है वो था जनाब T1, ठीक हो गया। और हमारे पास जो बी है वो था जनाब Tn+2, ठीक है। और बीच में जितने भी है ना, ये सारे के सारे हैं क्या हैं, ये सारे के सारे NGMs हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हमने जिस तरह एपी में सॉल्व किया था। तो हमारे पास जो G1 है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, सो हमारे पास जो G1 है वो बेसिकली क्या है, वो है जनाब टर्म 2। और जो G2 है वो है टर्म 3। और इसी तरीके से फिर एंड सो ऑन। तो जनाब हमारे पास जी के का फॉर्मूला बनता है AR⁻K, और रेशो हम निकालते हैं TN के फॉर्मूले से, तो वो आता है जनाब B/A⁻1/n+1। इस बात को याद रखें कि n जो है वो जनाब नंबर ऑफ GMs है, और हमारे पास जो n+2 है ना, वो है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है जनाब? कोई इशू इसमें? अभी सबको क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं? ओके। एग्जाम्पल थी हमारे पास, ये एग्जाम्पल देख लीजिए। नहीं समझ में आती है तो बताइए। एक्सप्लेन दिस सर। ओके, देखो बेटा, हमसे कह रहा है 3 GMs निकाल रहे हैं बिटवीन 4 and 324। सो वी हैव द वैल्यूज। हमारे पास n = 3 हो गया, a = 4 हो गया,
और b इज इक्वल टू 324 हो गया। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? NaV क्या है? उसके बाद हमने क्या किया, R का फॉर्मूला यूज़ किया, और R का फॉर्मूला था हमारे पास B/A होल पावर 1/n+1, और इसको यूज़ करते हुए हमने R की वैल्यू निकाल ली। ये बात समझ में आ गई? R का फॉर्मूला अभी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था। और जब R आ गया तो उसके बाद G2 निकालना था, तो AR स्क्वायर क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर 2 है तो R की पावर में भी 2 आएगा, और इसको यूज़ करते हुए हमने यहाँ से G2 की वैल्यू निकाल ली, जो कि आई 36। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल क्लियर हो गई? अच्छा जी। अब जनाब हमारे पास दो बातें जो आपने याद रखनी है कि ए जो है वो क्या है, जी क्या है, और एच क्या है। मालूम है आपको, ये दोबारा बता देता हूँ आपको। देखिए कैपिटल ए जो है ना, वो ए एम है, बिटवीन ए एंड बी। उसके बाद जो कैपिटल जी है वो जी एम है, बिटवीन ए एंड बी। और आपके पास जनाब जो कैपिटल एच है वो एच एम है, बिटवीन ए एंड बी। इनका रिलेशन होता है, तो क्या रिलेशन है कि जनाब जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच होता है। और याद रखें हमेशा कि ए जी एच आर themselves occur in GP। ए जी एच जो हैं वो खुद भी जीपी में होते हैं। लेट्स से वी हैव numbers, let a is equals to 2, और हमारे पास b है 8 के बराबर। बताएं कैपिटल ए कितना आएगा? कैपिटल ए आएगा 5, ठीक है। कैपिटल जी आएगा 4, और कैपिटल एच आएगा, बताइए कैपिटल एच कितना आएगा? 2 2 32, 3.2 आएगा, ठीक है जी। हाँ 3.2 आएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें 5, 4 और 32 को, तो 5, 4 और 3.2 आर इन जीपी होंगे, ठीक है जी। ये खुद भी जीपी में होंगे। और आपने यहाँ पर क्या देखा सर, ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं? बेटा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है a+b/2। कैपिटल जी का फॉर्मूला है √ab। कैपिटल एच का फॉर्मूला है 2ab/a+b। याद आया? तो आपने यहाँ पर क्या देखा? आपने यहाँ देखा कि इफ़ ए जो है वो छोटा है बी से, देन कैपिटल ए बड़ा होता है, कैपिटल जी बड़ा होता है। उल्टा लिख दिया। कैपिटल ए, हाँ कैपिटल ए बड़ा होता है कैपिटल जी से, और ये बड़ा होता है कैपिटल एच से। और अगर आप इसको उल्टा कर लें कि इफ़ बी जो है वो लेस देन ए होगा, तो यहाँ पर बेहतर है कि आप इसको बी के रेस्पेक्ट से कर लें, ताकि आपको याद रहे कि अगर बी जो है वो ए से बड़ा होगा तो क्या होगा, और अगर आपके पास बी जो है वो
ए से छोटा होगा तो क्या होगा कि ए की वैल्यू छोटी आएगी जी की वैल्यू से, और ये छोटा आएगा कैपिटल एच से। समझ आ गई बात? कि अगर बी बड़ा होगा ए से तो अरिथमेटिक बड़ा होगा, ज्योमेट्रिक बड़ा होगा हार्मोनिक से, और अगर बी की वैल्यू ए से छोटी होगी तो ए बड़ा छोटा होगा ज्योमेट्रिक से, ज्योमेट्रिक छोटा होगा हार्मोनिक से। नहीं 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 नहीं, कुछ गलती की है मैंने। नहीं नहीं, गलती मेरे हिसाब से मैंने ये की है कि यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि अगर b जो है वो 1 से बड़ा है और a जो है वो भी 1 से बड़ा है, देन होना चाहिए ऐसा। और यहाँ पर जो है b अगर छोटा हो 1 से और a भी छोटा हो 1 से, देन ऐसा होना चाहिए। ये चेक कीजिएगा। अभी जो हमने वैल्यूज़ ली हैं हमने 2 और 8 लिए हैं, तो एक काम करते हैं कि अब हम वैल्यूज़ लेते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू 1/2 और b इज इक्वल्स टू 1/8। तो अब ज़रा मुझे बताइए कैपिटल A कितना आ रहा है? 1/2 प्लस 1/8 डिवाइड बाई 2। 1/2 प्लस 1/8 डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है जनाब 5/16। कैपिटल G की वैल्यू आएगी 1/4 और कैपिटल H की वैल्यू आएगी जनाब हमारे पास 5। हाँ सही, बिल्कुल सही बनाया हमने। समझ आ गई है सबको कि अगर a की वैल्यू b की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो क्या होगा, और अगर a की वैल्यू b की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो क्या होगा। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है जी। आखिरी बात, प्रोडक्ट ऑफ जीएम्स बराबर होता है a इंटू बी होल पावर n/2 के, जिसके अंदर आप याद रखें कि n जो है वो नंबर ऑफ जीएम्स है। ठीक है जी, n जो है वो नंबर ऑफ जीएम्स के बराबर है। क्लियर है भाई? अच्छो यहाँ तक सब क्लियर है? कुछ पूछना है यहाँ तक? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जनाब मैंने ख़त्म कर दिया, तो अरिथमेटिक भी ख़त्म हो गया, ज्योमेट्रिक भी ख़त्म हो गया। ठीक है जी। तो
अब आ जाते हैं जनाब हम सम ऑफ द सीरीज। देखिए बेटा, सम ऑफ द सीरीज में हमारे पास क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात कि सिग्मा जो है यार उसी के साथ कनेक्टेड है। कनेक्टेड, मैं तो कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ। तो सिग्मा जो है वो बेसिकली क्या है, सम ऑफ द सीरीज। तो अगर कहीं लिखा हुआ हो 1+1+1+ डॉट डॉट डॉट, तो आप उसको लिखोगे सिग्मा n पावर 0। अगर लिखा हुआ है 1+2+3+ डॉट डॉट डॉट, तो आप उसको लिखोगे सिग्मा n। अगर लिखा हुआ है 1² + 2² + 3² डॉट डॉट डॉट, तो आप लिखोगे सिग्मा n²। अगर कहीं लिखा हुआ है 1³ + 2³ + 3³ डॉट डॉट डॉट, तो आप इसको लिखोगे सिग्मा n³। अब जनाब आपको एक नंबर यहाँ नज़र आएगा और एक नंबर यहाँ नज़र आएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वैल्यूज को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टिंग वैल्यू को। तो सॉरी, नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं, एंडिंग वैल्यू। तो आपके पास एक स्टार्टिंग वैल्यू होगी और एक एंडिंग वैल्यू होगी। तो अब आप इसके अंदर देखें कि स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और एंडिंग वैल्यू n है। स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और एंडिंग वैल्यू n है। स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू n है। स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और एंडिंग वैल्यू n है। ठीक है। जबकि ये जो हैं, ये इनके फॉर्मूले हैं कि अगर ये सीक्वेंस होगी तो ये फॉर्मूला होगा, ये सीरीज होगी तो ये फॉर्मूला होगा, ये सीरीज होगी तो ये फॉर्मूला होगा। फॉर्मूले रटने बेटा आपने। और ये सीरीज होगी तो ये फॉर्मूला होगा। और आपने रिलेशन देखी किसके अंदर? आपने रिलेशन देखी इसमें और इसमें। दो फॉर्मूले में एक रिलेशन नज़र आई आपको, जो कि यहाँ पर मेंशन है कि भाई सिग्मा एन का जो क्यूब है वो बेसिकली सिग्मा एन वाली वैल्यू का होल स्क्वायर है। तो जनाब ये रिलेशन याद रखें कि सिग्मा एन क्यूब जो है वो सिग्मा एन वाली वैल्यू का होल स्क्वायर होगा। जैसे ये सवाल, इस सवाल में पूछ रहे हैं कि ये जो सम है ये किसके बराबर है। तो अगर आपसे सम पूछ रहे हैं तो आप देखो मैंने कैसे लिखा है। मैंने इसको तो ऐसे लिखा है, जिसमें मैंने पहले क्या लिखा, मैंने लिखा सिग्मा n²। यहाँ लिखी जनाब स्टार्टिंग वैल्यू और यहाँ लिखी मैंने एंडिंग वैल्यू। और उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया सिग्मा n² का, जिसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, n = 10 पुट कर दिया। और जनाब बड़े आराम से यहाँ से आंसर निकाल लिया। बात समझ में आ गई? इस तरह की सीरीज जो यहाँ पर लिखी हुई है, अगर मुझे इनका सम करना होगा तो इनके सम के लिए ये फॉर्मूले यूज करूंगा। सबको क्लियर है यहाँ तक?
सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो अब फॉर सपोज हमारे पास इस सवाल को देखिए, वो कह रहे हैं कि 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब आपने निकालना है। तो मैंने लिखा सिग्मा एन क्यूब, जिसमें ऊपर वाली वैल्यू एंडिंग है, नीचे वाली वैल्यू स्टार्टिंग है। तो इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। वी हैव नो फॉर्मूला। क्यों फॉर्मूला नहीं है हमारे पास? क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू 11 है। अगर स्टार्टिंग वैल्यू 1 होती तो फॉर्मूला था हमारे पास। तो जनाब हमने क्या किया, हमने सवाल को दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया। हमने कहा भाई पहले हम निकालेंगे 1 से लेकर 20 तक और माइनस करेंगे 1 से लेकर 10 तक। तो जब हम 1 से लेकर 20 तक माइनस करेंगे 1 से लेकर 10 तक, तो 1 to 20 सब्ट्रैक्ट 1 to 10 इक्वल्स 11 to 20। ये बात समझ में आ गई कि 1 से लेकर 20 तक और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें 1 से लेकर 10 तक, तो आपके पास क्या मिल जाएगा? आपको 11 से लेकर 20 तक मिल जाएगा। और क्योंकि क्यूब है तो फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्यूब वाला लगाया, और यहाँ पर हमने क्या किया, पुट n इज इक्वल्स टू 20 किया, और यहाँ पर हमने क्या किया, पुट n इज इक्वल्स टू 10 किया। बात समझ में आ गई सबको? बात समझ आ गई सबको? ठीक है। अब जनाब देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में 1 से लेकर डॉट 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 दिया हुआ है 45 के बराबर, और 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 मांग रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई सिग्मा एन दिया हुआ है, और सिग्मा एन क्यूब मांग रहे हैं। तो जनाब सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एन का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हमने यहाँ यूज़ किया, और हमने आंसर निकाला। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है जनाब? लास्ट क्वेश्चन रिपीट सर।
1 2 3 एंड सो ऑन, इसका सम दिया हुआ है 45 के बराबर। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका सम मांग रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई सिग्मा एन दिया हुआ है, समेशन ऑफ एन दिया हुआ है 45 और समेशन ऑफ एन क्यूब मांगा गया है। फॉर्मूला यूज़ किया हमने सिग्मा एन क्यूब का, जो कि बराबर होता है सिग्मा एन के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिग्मा एन का होल स्क्वायर कर दिया। जनाब सिग्मा एन का हमने होल स्क्वायर कर दिया। और हमने आंसर निकाल लिया। बात समझ में आ गई? क्लियर है यूसुफ? चले जी, 5 मिनट बाद टेस्ट स्टार्ट है।